हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हमने आज से पहले ऑलरेडी हमारे 7वें और 8वें नंबर के वीडियो से बड़े लंबे लंबे वीडियो है, बराबर है, जो शायद आपको पसंद नहीं आते लंबे वीडियो। बट इफ यू वांट टू गेट अ गुड मार्क्स, आपको ऐसे वीडियोस देखने चाहिए। और द फर्स्ट टाइम हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ये चैप्टर्स ऐसे पार्ट्स में बनाना पड़ेगा। दिस इज जस्ट अ पार्ट 1। यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन मैं दूंगा वो नेक्स्ट टाइम अराउंड नहीं दूंगा। यस, पार्ट 2 चालू करेंगे तो हल्का सा मैं बता दूंगा कि हम ये चैप्टर्स पढ़ रहे थे, बराबर है। और देखते हैं, बाकी की बातें हम बाद में करेंगे। चैप्टर नंबर 6, पोएट्स एंड पैनकेक्स। राइटर के बारे में तो हम पढ़ ही लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, बराबर है। फिर आज के सेशन में ये सब वर्ड्स बनते नहीं है, जो ब्लू ओवर है और लाइक दैट्स, बराबर है। अच्छा, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये पीडीएफ मांगते, कुछ बोलते कि सर मतलब कहाँ से आपने डाउनलोड करी। दिस इज सिग्मा सर स्पेसिफिकली पर्सनली मेड पीडीएफ है। तो और ये आपको अगर चाहिए तो आपको ट्यूशन में आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाद में बात करते हैं उन सब चीजों के बारे में। हमारा आज का टॉपिक रहेगा आपके 2 पेजेस। आपके टेक्स्ट बुक का पहले पेज नंबर है अभी तो हाल फिलहाल 57 नंबर का पेज हमारा टारगेट रहेगा। पहले ये बता दूं आज हम क्या पढ़ेंगे। 57, फिर हम 58 नंबर के पेज के ऊपर जो पैराग्राफ है वो 59 के ऊपर खत्म हो रहा है। ही वॉज अ बीट ऑफ अ पोएट। उधर पे जाके हम अटक जाएंगे, ठीक है ना। यही हमारा टारगेट, हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सब क्या है, ये जो पर्टिकुलर 2 पेजेस है उन 2 पेजेस में आपको बता दूं, सबसे पहले हमें ये एक पैराग्राफ पढ़ना है। जो ब्लैक कलर में वो पैराग्राफ है, जहां पे भी अलग अलग कलर की चीजें दिख रही है वहां पे मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। जो फोटोस है वो पर्टिकुलर पैराग्राफ में किसी के नाम आ रहे हैं तो उनके फोटोस होंगे। अगर ब्लैक कलर है तो ही वो आपकी स्टडी का हिस्सा है। एक्स्ट्रा जो हिस्सा है वो एक्स्ट्रा नॉलेज है। देखो अभी भी ब्लैक, ये पहले पैराग्राफ में इतनी इंफॉर्मेशन है। फिर हमारा स्टार्ट हो रहा है सेकंड वाला पैराग्राफ, वो यहाँ पे खत्म हो रहा है और उस पैराग्राफ में थोड़े कम नए वर्ड्स है, ठीक है ना। तो वो जो वर्ड्स है उनके हिसाब से इतना है बस। ये हम आज का इधर तक ही पढ़ेंगे, सिर्फ इधर तक, सिर्फ 2 पैराग्राफ, ठीक है। हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे फोटोज है, हम हर एक चीज के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। शायद हमें गूगल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन 2 पैराग्राफ, एज फार एज 2 पैराग्राफ्स आर कंसर्न, हमने एवरीथिंग, हर एक चीज कवर करी है। ऑथर कौन है? अशोकामित्रन नाम है इनका। 1931 में बकायदा पैदा हुए थे। 2017 में अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, खुदा को प्यारे हो चुके थे। हिंदू है तो फिर भगवान को प्यारे हो चुके थे, स्वर्ग में ही गए होंगे, समझ रहे हो। अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से अगर आप गिनने जाओ, कितना साल लगता है आपको? 84, अप्रोक्सीमेटली 84 साल जिए थे। वैसे वो कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है हमारा, वैसे आपको राइटर का नाम लिखना पड़ता है ना। चलो ठीक है। अशोकामित्रन नाम है भाई साहब का। एक तमिल राइटर है। रिकाउंट्स मतलब याद कर रहे हैं। His years at Gemini Studio. Now what is this? ये जेमिनी स्टूडियो क्या है? क्योंकि हमारी स्टडी का हिस्सा है। आपके मम्मी पापा को ये जब आज वीडियो प्रीमियर हो रहा है, आपके मम्मी पापा या दादा दादी को ये वाला फोटो दिखा देना, जेमिनी स्टूडियो, जेमिनी स्टूडियो दिखा देना। पापा कहेंगे हमारे बचपन में बेसिकली अगर कोई पिक्चर आता था वो स्टार्टिंग में नहीं, जैसे आप आजकल रेड चिलीज पिक्चर देखते हो तो उनका लोगो आता है अलग अलग। जैसे कोई रोहित शेट्टी का है तो उसका अलग से बनेगा, आप समझ रहे हो ना। तो ये जेमिनी स्टूडियोज में अगर कोई पिक्चर बना है तो वो जेमिनी स्टूडियोज का स्टार्टिंग में ये जो 2 बच्चे दिख रहे हैं बुगुल बजाते हुए, वो स्टार्टिंग में आपको दिखेगा, ठीक है। जेमिनी स्टूडियो के बारे में हालांकि बात निकली है तो ये लाइन यहीं पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहीं पे जेमिनी स्टूडियो के बारे में नीचे कुछ लिखा होगा, क्या लिखा है? जेमिनी स्टूडियो वाला पैराग्राफ। जेमिनी स्टूडियो वाज एन इंडियन फिल्म स्टूडियो। चेन्नई, पहले जो आज की तारीख में चेन्नई है, आप चेन्नई एक्सप्रेस देख चुके हो मूवी। फिर वो सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स, थाला धोनी फॉर धाना, धोनी थाला फॉर अ रीजन, ऐसा कुछ है, समझ रहे हो। इतना क्रिकेट हम देखते नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ाई पता चलती है और कुछ स्पोर्ट्स वोर्ट्स आते नहीं, ठीक है। जिसको फॉर्मरली पहले चेन्नई का नाम मद्रास हुआ करता था। तो जेमिनी स्टूडियो कहां पे था? इंडियन फिल्म स्टूडियो पता चलता है ना, तमिलनाडु। इट वाज फाउंडेड 1940 बाय एसएस वसन ने फाइंड किया था जेमिनी स्टूडियो को।
जो एक बिजनेसमैन थे, वो बॉट खरीदा था एंड रीनेम्ड मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स कॉम्बाइंस। मतलब उन्होंने खरीदा था, बिजनेसमैन ने मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स कंबाइंस। मतलब पहले के जमाने में जो अगर आप कोई पिक्चर देख रहे हो तो वहां पे मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स कंबाइंस, ऐसे भी आपको ऐसे जो ये इनका ये लोगो है ना जेमिनी स्टूडियो का, वैसे आपको मोशन पिक्चर के भी लोगो दिख जाएंगे पुराना पिक्चर में। तो वो जो एसएस वासन थे, उन्होंने इस चीज को खरीदा था और उसका नया नाम रखा था जेमिनी स्टूडियो। The studio was one of the most influential film production companies in India in the early days of Indian cinema। जो आपको एक्चुअली याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। अगर ये ऐसे कलर में कुछ भी है तो वो क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज। आपको ये पता चलेगा जेमिनी स्टूडियो क्या है, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, बुक माई ईयर्स विथ बॉस। उसका फोटो मैंने आपके लिए नहीं रखा है, वो शायद मैं मिस कर गया, तो एटलीस्ट मैं वो गूगल करके आपको बता देता हूं। जब भी ये प्रीमियर हो तो देख लेना। ईयर्स विथ बॉस एट जेमिनी स्टूडियो, ये अशोका मित्रन की खुद की बुक है। अशोका मित्रन जी ने खुद एक, और जो बुक आपको तकरीबन तकरीबन 273 में मिल जाएगी। ये जो माई ईयर्स विथ बॉस है, बराबर है। और उसके जो, और इस बुक का खासियत क्या है, ये बुक हालांकि ये जो अशोका मित्रन जेमिनी स्टूडियो में 14 साल तक रहे थे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 साल को उन्होंने बताया गया है इस बुक में। वो कितने साल रहे थे जेमिनी स्टूडियो पे, 14 साल। उसमें से सिर्फ और सिर्फ इस बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 साल की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। आपको पता है भारत में कोई भी व्यक्ति है वो पिक्चर से, फिल्म से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड एट चेन्नई, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ लिया, वो सेटअप इन 1940, नीचे पढ़ लिया हमने। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। इट्स फाउंडर वाज एस.एस. वासन, वी ऑलरेडी स्टडीड। The duty of Asokamitran in Gemini Studios was to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects। उनको क्या करना था, अलग अलग वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर न्यूज़पेपर क्लिपिंग को कट करना होता था, ऑफ द सब्जेक्ट्स, एंड स्टोर देम इन फाइल्स। पिक्चर्स न्यूज़पेपर में जो कटिंग आते थे उसको कट करके फाइल करना होता था। मेनी ऑफ दिस हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड, और इसमें से काफी सारे हाथ से लिखे हुए होते थे। ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, एकदम काम करते थे जो वो, ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ जेमिनी, ऑफ द जेमिनी फैमिली। मतलब वो एकदम सिग्निफिकेंट काम नहीं करते थे। आपको पता है ना इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, उनका काम ऐसा वैसा था, फिर भी वो वेल इन्फॉर्म थे। उनको जेमिनी स्टूडियो के, जेमिनी फैमिली के हर एक चीज के बारे में छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन रहती थी। और ये जो माई ईयर्स विद बॉस, जो आपको आज की तारीख में 372 रुपीज में मिल जाएगी, 273 रुपीज में मिल जाएगी पूरी बुक, उसमें से कुछ हिस्सा ये आपके लिए लाया गया है। कोई डाउट है आपको? नहीं है। हाल फिलहाल जैसे मैंने बोला, यहां पे ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, यहां से अभी हाल फिलहाल में कुछ लेन देन नहीं है, हम सीधे पर्टिकुलर पैराग्राफ के पे आते हैं। पैनकेक क्या है जी? जैसे चैप्टर का नाम है आपका पोएट्स एंड पैनकेक्स। पैनकेक क्या है? ये जो आपको फोटो दिख रहा है, ये वाला फोटो, नीचे पैनकेक दिख रहा है, एकदम मैं जूम करके भी दिखा रहा हूं। ओलिविया नाम लिखा है, वाटरप्रूफ पैनकेक। ओलिविया नाम लिखा है, वाटरप्रूफ पैनकेक। ये एक ब्रांड है, ब्रांड में नेम समझते हो? जैसे आप दवाई की अगर बात करें, जैसे एस्प्रिन है, अगर एस्प्रिन, ऐसे किसी भी ब्रांड के नेम में आप कैपिटल वर्ड अगर है ना, पहले वाला ब्रांड नेम जो होता है उसमें पहला वर्ड कैपिटल है ना, तो वो ब्रांड नेम है। और ब्रांड नेम मतलब वो महंगी है, जो भी ब्रांड दवाई होगी वो महंगी होगी। जैसे अगर ये ब्रांड नेम है पैनकेक, अगर उसकी कोई कॉपी है तो वो जेनरिक नेम है। और जेनरिक नेम का कोई भी दवा का पहला अक्षर होगा ना, वो जेनरिक है, इसलिए उसका पहला जो लेटर होगा दवाई का नाम का, वो छोटा होगा। ठीक है, ये आपको मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दिया। आप नहीं बोलते हो जेनरिक दवाई, मतलब से सपोज मैंने कोई दवाई ढूंढी कैंसर की, है ना, कैंसर की मैंने दवाई दूंगी, ढूंढी, कैन कट,
मैंने दवाई ढूंढी, मैंने यहाँ पे लिखा है CAN, उसमें उसका C कैपिटल हो गया, कट मतलब CUT मतलब C भी कैपिटल हो गया। मैंने ढूंढी, कैनकट है, उसके ऊपर R लिख दिया, रजिस्टर लिख दिया। ये मेरी कंपनी ने एक दवाई ढूंढी तो मैंने उसका नाम लिखा कैनकट। अब पूरी दुनिया चाहती है, सब लोगों ने, पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट ने हमारी कंपनी से मीटिंग किया, बोल रहे सर कि आपने जो दवाई ढूंढी है वो तो मानव का जो सेवा है, मानव धर्म है, उसके लिए है। आप हमें इसकी रेसिपी बता दो, हम उसको जेनरिक बना के बेचेंगे। तो इसका जो ब्रांड है जो हमने बनाया वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव, क्योंकि वो हमारा ब्रांड है। फिर हमने इसकी रेसिपी पूरी दुनिया को बेची, तो सब लोग उसकी जो रेसिपी से बना रहे, लेकिन कॉपी हमेशा कॉपी रहेगी, हमारी जो ब्रांड है वो ब्रांड रहेगी। आप समझ रहे हो? इसलिए जेनरिक जो नाम होता है अगर उसको कोई लिख रहा है तो फिर वो कैनकट लिखेगा। क्या लिखेगा? छोटा कैनकट, क्योंकि वो जेनरिक है। तो ब्रांड नेम पता चला, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट बॉट खरीदते थे। V2 है बेटा, V2 है, सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रही है। इन ट्रक लोड्स मतलब ट्रक भर भर के खरीदते थे। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम, पैनकेक क्या था? वॉज द ब्रांड नेम किसका? ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। अब यहां पे और आपको बताते हैं अलग अलग नाम। ग्रेटा गार्बो, ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। यहां रही, ये रही ग्रेटा गार्बो। कौन थी ये? इनका नाम पढ़ लेते इनके बारे में। एक स्वीडिश एक्ट्रेस थी ग्रेटा गार्बो, जिनका जन्म 1954 में हुआ था। She received an honorary Oscar for her unforgettable screen performances. The Guinness Book of World Records named her the most beautiful woman who ever lived on earth. She was also voted best silent actress of the country. स्वीडन की, स्वीडिश मतलब जैसे इंडियन होते हैं ना, इंडिया के, स्वीडिश मतलब स्वीडन के लोग। कौन से देश के लोग? मतलब ये लोग क्या जानते? आपने ये चैप्टर अब पढ़ रहे हो तब आपने पैनकेक के बारे में जाना, ठीक है ना। यहां पे क्या लिखा है? पैनकेक वाज द ब्रांड नेम, पैनकेक ब्रांड नेम था ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट खरीदते थे ट्रक लोड्स में। अब ये चीज क्या है? तो इस चीज के बारे में अब बड़ा चढ़ा के बताना है, तो बोल रहे ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। अब ग्रेटा गार्बो कौन थी आपको पता चल गया। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, उसने तो इसको यूज किया ही होगा। ये राइटर का ओपिनियन है, अशोका मित्रन का ओपिनियन है। उसके बाद में मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, इसके बारे में भी आपकी टेक्स्ट बुक में नीचे इंफॉर्मेशन है, बकायदा इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। बट फिर भी सी इज मिस गोहर। ये कौन है दीदी? मिस गोहर है नीचे का। गोहर खय्याम मामजीवाला, गोहर खय्याम मामजीवाला 19 नवंबर 1910 में पैदा हुई थी, 28 सितंबर 1985 में एक्सपायर हो गई थी। ऑल्सो नोन एज मिस गोहर वॉज एन इंडियन सिंगर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, स्टूडियो ऑनर भी थी। जैसे अभी एक जेमिनी स्टूडियो नहीं है, तो उसके बाद में अलग अलग, जैसे आरके स्टूडियो भी हुआ करता था, तो अलग अलग स्टूडियो की ऑनर्स होते हैं। तो ये भी एक स्टूडियो की ऑनर हुआ करती थी। पहले तो इन्होंने क्या बोला? ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट। देखो इन्होंने भी यूज किया होगा। वैजंती माला, इनका पहला पिक्चर था वैजंती माला, मेरा नाम जोकर, वैजंती माला का पहला। ये वैजंती माला वही है जो आपको स्टैंडर्ड 10 में वो डांस वाला 3rd नंबर का चैप्टर था, उसमें हेमा मालिनी, उनके साथ इनका नाम आता था। दैट सी वॉज अ ग्रेट, कुछ जो भी डांस है अभी भी जो हेमा मालिनी करती है, सीज ये है आपकी वैजंती माला। आपके दादा दादी या तो मम्मी पापा किसी में भी एक की ये फेवरेट हीरोइन हुआ करती थी। आपके दादा दादी को पूछना कि वैजंती माला को जानते हो, वो बोलेंगे हाँ, बहुत बेहतरीन अदाकारा थी, बराबर है। एन इंडियन एक्ट्रेस हुज परफॉर्मेंस वाज वाइडली अप्रिशिएटेड इन बिमल रॉयस देवदास। देवदास की बड़ी बढ़िया हीरोइन थी ये, देवदास। हर बार देवदास के बारे में बाद में बताऊंगा। सी वॉन 3 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स फॉर हर एक्टिंग, इन्होंने 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। सी इज नाउ एन एक्टिव पॉलिटिशियन, आज की तारीख में वो एक राजनीतिक है। आपको अभी तक 3 चीजों के बारे में इन लोगों ने बता दिया। क्या बता दिया? पहले ही पैराग्राफ में 3 बड़े बड़े नाम, ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, वैजंती माला मस्ट
ऑल्सो हैव यूज्ड इट, मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट। लेकिन ये जो रति अग्निहोत्री है, मे नॉट इवन हर्ड ऑफ इट। ये रति अग्निहोत्री है, शायद इन्होंने इनका नाम नहीं ही पढ़ा होगा। ये रही हमारी रति अग्निहोत्री। ये कौन है? इनको आपने किसी पिक्चर में देखा होगा। ये दीदी हमारी जो है, ये वाली दीदी, इनको आपने किसी पिक्चर में देखा होगा, गूगल कर लेना। ये लेटेस्ट दीदी है। रति अग्निहोत्री जी का जन्म ही 10 दिसंबर 1960 में हुआ था। इज एन इंडियन एक्ट्रेस नोन फॉर एक्टिंग इन हिंदी एज वेल एज इन तेलुगु एंड तमिल लैंग्वेज फिल्म्स। मतलब क्या बोलना चाहते हो? जो पुराने लोग हैं, कौन है? ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, वैजंती माला मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट। लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसने यूज नहीं किया होगा, ऐसा हो सकता है, बट रति अग्निहोत्री मे नॉट इवन हर्ड ऑफ इट। ऐसा शायद हो सकता है कि रति अग्निहोत्री जी ने इसका नाम भी सुना ना हो। ये जस्ट एजम्पशंस है, जो राइटर है अशोका मित्रन, उनका एजम्पशन है। मतलब इन्होंने बताया पैनकेक किस चिड़िया का नाम है। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। अब ये जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर, कोई भी स्टूडियो होगा उसके अंदर एक मेकअप डिपार्टमेंट होगा, उसके बारे में जान बताते हैं। और इतना सारा खतरनाक इंट्रोडक्शन है, बराबर है। देखो क्या क्या बता रहे। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के उपले माले पे है। अब ये बिल्डिंग क्या है? ये बिल्डिंग जहां पे जेमिनी स्टूडियो है, और जेमिनी स्टूडियो के उपले माले जहां पे जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट है, वहां पे उस ऐसा माना जाता है दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स। स्टेबल समझते हो? हम बता देते हैं। देखो ये रॉबर्ट क्लाइव है। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट, वो हम नहीं पढ़े हैं, लॉर्ड क्लाइव, समझ रहे हो? उसके बाद में वो ये पहले ये आए, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल हुआ, उसको आगे लॉर्ड लगाते थे। दो लॉर्ड क्लाइव ये जो थे, फर्स्ट रॉबर्ट क्लाइव, ये कलकत्ता के सबसे पहले वो थे, क्या बोलते हैं उसको, ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट बैरन क्लाइव, ये सब हमें जानने की जरूरत नहीं है। देखो इनका भविष्य, ये सिर्फ 49 साल जिए थे। कितने साल? 49, 49 ईयर्स। ऑल्सो नोन एज क्लाइव ऑफ इंडिया, ये हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल। स्टेबल क्या चीज है? Stables. A stable is a building where livestock like horses and cows are kept, fed and cared for. Stables can be used as a house of variety animals including race horses, cattle and other domestic animals. Now, और जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव वाज अ क्लर्क इन ईस्ट इंडिया कंपनी एट, ये आपके लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज जानने की जरूरत है, इन मद्रास, क्योंकि आगे आ रहा है फ्रॉम कितने 44। ये क्यों मैंने बताया? क्योंकि ये भी आपके पैराग्राफ में है। वो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, गौर करो इस पैराग्राफ में, ये वाला नीचे वाले जो लाइन है उसके अंदर गौर करो। जो रॉबर्ट क्लाइव थे, क्लर्क थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। कहां पे? एक फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट मतलब किला, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास के अंदर वो क्या थे? क्लर्क। कितने साल के लिए? देखो सिर्फ 2 साल लिख लो। 44 टू, मैं क्यों बता रहा हूं, इसकी जरूरत है आपको। 2 या 3 साल तक वो क्लर्क थे। कम, मद्रास में वो सिर्फ 2 साल थे, अप्रोक्सीमेटली 2 साल थे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मेडन वर्ड देख लो। मेडन क्या होता है? इज एन अनमैरिड गर्ल और वुमन। और ये वही जगह है जहां पे उन्होंने, ये जो मेडन वर्ड है, एक अनमैरिड गर्ल वुमन है, उसके साथ ये सेंट मैरी चर्च एट फोर्ट सेंट जॉर्ज। जैसे आप बोलते हो ना कि ये पर्टिकुलर स्कूल कहां पे आई है, तो ये पर्टिकुलर स्कूल मणिनगर में आई है, ये पर्टिकुलर स्कूल निकोल में आई है। आप समझ रहे हो? निकोल। तो सेंट मैरी चर्च जहां पे उनकी शादी हुई थी, सेंट मैरी चर्च जहां पे उनकी शादी हुई थी, वो कहां पे आया है? फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में आया है। अब हम उस पैराग्राफ को पढ़ने के लिए रेडी है। ठीक है। Gemini Studio, the makeup department of the Gemini Studio was in the upstairs of a building. एक बिल्डिंग के उपले माले पे था, और वो बिल्डिंग के बारे में क्या माना जाता है? That was believed to have been Robert Clive's stables. ऐसा माना जाता है वो बिल्डिंग में
रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल था, और अ डजन अदर बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। ये जो पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर सिटी में और डजन बिल्डिंग्स रॉबर्ट क्लाइव का रेजिडेंट हुआ रेजिडेंस मतलब वहां पे वो रहता था। ऐसा तो कैसे हो सकता है, वो क्या राजा था? फॉर हिज ब्रीफ लाइफ मतलब कितने साल जिया था? 49 ईयर्स एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास। मद्रास में वो कितने साल रहा था? अप्रोक्सीमेटली 2 साल, 44 से 46 मैंने बताया उधर पे। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। ऐसा लगता है रॉबर्ट क्लाइव 2 साल तक घूमता ही रहा, क्योंकि ये बिल्डिंग में तो उसका स्टेबल भी था और दूसरी डजन अदर बिल्डिंग्स में भी वो रहता था। बिसाइड्स फाइटिंग सम, और उसके अलावा उन्होंने कुछ इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, मतलब जहां पे कोई जाना भी पसंद नहीं करता वहां पे उन्होंने काफी सारी लड़ाइयां लड़ी थी। एंड मैरिंग अ मेडन, मेडन मतलब क्या? एक अनमैरिड गर्ल, ठीक है। कहां पे शादी की थी? सेंट मैरीज, सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। वो चर्च भी मैंने बताया जहां पे उनकी शादी हुई थी, ठीक है। कोई डाउट रखना भी मत, और डाउट के बारे में सोचना भी मत। कोई डाउट है? देखो मैं आपको इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ाता हूं, ठीक है। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी, आपको मेरे साथ पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर्स और काफी सारी चीजें ऐसे के ऐसे ही हो जाएगी। अगर आपको कोई भी चैप्टर में डाउट हो, मेरा वीडियो जाके देख लेना, आपको वो क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी लगेंगे फिर, ठीक है। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप, वो 7वें और 8वें नंबर का चैप्टर का वीडियो वापस देख लेना, आपकी काफी सारी चीजें आसान हो जाएगी 7वें और 8वें के लिए। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट, मतलब खरीदा था इन ट्रक, खरीदते थे इन ट्रक लोड्स। ग्रेटा कार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, वैजंती वाला माला must also have used it, but Rati Agnihotri may not even not have even heard of it. Sorry, the makeup department of the Gemini Studios was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. इसके अलावा इनके बहुत घर थे। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. पर ऐसा तो कितना टाइम रुका था? पहले तो उसका जीवन काल बहुत कम था। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, बहुत कम जिया बेचारा, मरने के लिए ही पैदा हुआ था। एंड एन इवन ब्रीफ स्टे इन मद्रास, मद्रास में भी वो 44 से 46 तक था। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, इधर से उधर घूमता रहता था। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा लड़ता रहता था। एंड मैरिंग अ मेडन, मेडन मतलब क्या? एक ऐसी लड़की जो शादीशुदा नहीं है, मतलब उसने एक बच्ची से, मतलब कैसे भी करके अनमैरिड गर्ल से, मैरिड गर्ल से शादी नहीं की थी। और कहां पे शादी की थी? इन सेंट मैरीज चर्च एट फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। हम अब पढ़ने के लिए रेडी है। देखो कितनी सारी चीजें हमने कवर करी। अब हम पढ़ने के लिए रेडी है नेक्स्ट पैराग्राफ, विच फॉल्स ऑन पेज नंबर 58। यहां पे हमारे लिए फोटोज कम है ना, और इंफॉर्मेशन भी इतनी नहीं है। मतलब कि सर आप ऐसा बोलना चाहते हो इजी पैराग्राफ है शायद, अगर वैसे तो ऊपर वाला भी इजी पैराग्राफ था, लेकिन जब तक आपको पता नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं तब तक मजा नहीं आता है, ठीक है। द मेकअप रूम, अब देखो यहाँ पे जो मेकअप रूम है, ठीक है, ये इसको मेकअप रूम आप देख लो। यहाँ पे क्या वो लोग क्या बोलना चाहते हैं, ये आपको एक फोटो है। अब देखो ये जो हेयर सलून जैसा लगता है, मेकअप रूम है, वो हेयर सलून ऐसे ही होते हैं ना, जहां पे ऐसे डजन्स ऑफ ग्लास वो मिरर्स होते हैं और इधर लाइट उधर लाइट। अब कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आपके मुंह, अगर आप आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, और आपको ऊपर मेकअप करना है, तो आपको कंटिन्यूअसली ऐसी लाइट में, और आपको बताऊं उस जमाने में ये लाइट हुआ करती थी। कौन सी लाइट हुआ करती थी बेटा? ये लाइट, समझ रहे हो? ये लाइट का नाम किसी को पता है? इनकैंडेसेंट लाइट, मतलब ये टंगस्टन, आप अगर साइंस को जानते हो, साइंस में आप फिजिक्स पढ़े हो तो आप याद करो, ये टंगस्टन, और ये बहुत गर्म भी बहुत होता है। तो वहां पे जब इतने सारे मेकअप रूम में इतने सारे ये वाले बल्ब है, अगर ये वाले इनकैंडेसेंट लाइट, अगर ये वाले बल्ब है तो कितनी हीट प्रोड्यूस होती होगी, और उन लोगों को इतनी गर्मी में वहां पे बैठना होगा। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में सार्काज्म बहुत है, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में
देखो पहले तो ये कैसा था, एक हेयर सलून जैसा दिख रहा था, फिर वहां पे इनकैंडेसेंट लैंप ज्यादा थे, और ये पूरा पैराग्राफ किसके लिए है, जैसे टोंट मार रहा हो, ठीक है। देखना आप लाइन की चीजों को मतलब समझने की कोशिश करना। मैं थोड़ा हाइलाइटर यूज कर लेता हूं। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सलून। हैड मतलब कौन से टेंस में बेटा, हैड द लुक, हैड मतलब एकदम परफेक्ट पास्ट टेंस, सब खत्म हो गया। मेकअप रूम का लुक कैसा था, द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग, जहां पे बाल काटने जाते हैं ना, वो सलून का उसका लुक था। विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन, जो हाफ अ डजन मिरर थे, एक मिरर दो मिरर, और वो मिरर में हर एक एंगल पे मतलब लाइट है, वो मिरर के हर एक एंगल पे लाइट है। आप समझ रहे हो, कोई डाउट है आपको? देखो ये जैसे मिरर है, उसके इधर पे लाइट, इधर पे लाइट, इधर पे लाइट, इधर पे लाइट, हर एंगल लाइट है। वीडियो में देख लेना क्या बोलना चाहता हूं, जो सामने बैठे हैं। प्लीज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सलून। मेकअप रूम का लुक कैसा था, हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सलून। मैं क्यों ऐसे पढ़ा रहा हूं, जब वीडियो देखने के बाद, पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर्स कर लेना। विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स, विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, मिरर के आजू बाजू हर एक एंगल पे बड़े बड़े मिरर है, और हर जगह पे लाइट है। अब इस लाइट की हीट से इनको कितनी तकलीफ पड़ती होगी। दे वेर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, दे वेर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स। ये कौन से थे, वो टंगस्टन के बल्ब, ये आज के एलईडी बल्ब नहीं, उसमें इसमें हीट कम मारती है, उसमें हीट ज्यादा मारती है। सो यू कैन इमेजिन, जस्ट इमेजिन करो, द फियरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। मैंने शायद ये वर्ड नीचे लिखा है यहां पे, द टर्म फियरी मिजरी, द टर्म फियरी मिजरी refers to the discomfort that actors experience in the makeup room due to the heat from the light. लाइट की हीट से उनको कितनी खतरनाक हालत हो जाती होगी। द मेकअप रूम एट द जेमिनी स्टूडियोज वॉज वेल लीट, मतलब लाइट ज्यादा थी, वेल लीट, with incandescent lights and many mirrors. The heat from the lights made the actors feel uncomfortable. The writer used the term fiery misery to describe the pain and trouble that actors experienced. That ठीक है ना, आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। योग्य पीडीएफ है बेटा, लिख लेना ना बाद में, ग्रुप में ही है अभी फटाफट। द मेकअप डिपार्टमेंट, अच्छा सॉरी, दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स। वो कैसी लाइट्स थी, इनकैंडेसेंट लाइट्स थी। तो सोचो, सो यू कैन इमेजिन द फियरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, मतलब जो मेकअप करने के लिए बैठने वाले हैं उनकी हालत आप सोचो कि उनकी हालत कैसी होगी। और समर है तो फिर ज्यादा गर्मी में, जस्ट इमेजिन करो। द मेकअप डिपार्टमेंट was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. क्या हो जाता है, कभी कभी किसी को अभिमान चढ़ जाता है, जैसे कोई भी जगह हो, आप समझ रहे हो, उस जगह पे जैसे हम बोलते हैं कोई क्रिकेटर होता है तो ऐसा लगता है, उसको ऐसा लगता है वो क्रिकेट से बड़ा हो गया। क्या हो गया, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं, अभिमान इतना बढ़ जाता है। किसी पर्टिकुलर स्कूल में एक जो टीचर होता है, उसका ट्यूशन अगर स्कूल से बड़ा हो जाए, उसका खुद का ट्यूशन स्कूल से बड़ा हो, तो उसको लगेगा ना मेरी यहाँ पे क्या जरूरत। तो मतलब एक व्यक्ति ऐसा था जो मेकअप डिपार्टमेंट को हेड कर रहा था, वो बंगाली था, वो स्टूडियो से बड़ा हो गया, उसका ईगो क्या हो गया, स्टूडियो से बड़ा हो गया भाई, अभिमान दिखाने लगा, तो वो स्टूडियो को छोड़ के चला गया। योग्य, ठीक है। ही वॉज सक्सीडेड बाय, सक्सेसर मतलब उसके बाद में आने वाला व्यक्ति, ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वॉज, अब ये जो महाराष्ट्रियन आया, महाराष्ट्रियन मतलब महाराष्ट्र से आया, हु वॉज असिस्टेड बाय, वैसे इसके असिस्टेड बाय मतलब इनके असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। एक देयर इज एक्चुअली नो वर्ड लाइक धरवाड़, यहाँ पे जो इट इज अ धारवाड़ कन्नाडी का, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लैंग्वेज, एंड आंध्रा
मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। क्या पता चला आपको इस लाइन में? आपको इस लाइन में पर्टिकुलर जगह पे, ये जो पर्टिकुलर है मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली। मेकअप डिपार्टमेंट का सबसे हेड चीफ कौन था? एक बंगाली था। वो बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। स्टूडियो के लिए इतना बड़ा हो गया, टू बिग, इतना बड़ा हो गया कि उसको स्टूडियो छोड़ना पड़ा। ही वॉज सक्सीडेड बाय, उसकी जगह पे एक महाराष्ट्रियन आया। बंगाली की जगह पे कौन आया? अब महाराष्ट्रियन के असिस्टेंट कौन थे? Who was assisted by a धारवाड़ कन्नाडिगा। कन्नाडिगा मतलब कन्नाडिगा इज अ लैंग्वेज, बराबर, उस जगह का है, समझ लो। एन आंध्रा, जो आंध्र से बिलोंग करता था। एक मद्रास का इंडियन क्रिश्चियन था, इंडियन क्रिश्चियन। एंग्लो बर्मीज, एंग्लो मतलब वो इंग्लैंड वाला, वो इंग्लैंड वाला बर्मीज। बर्मा इज अ कंट्री, म्यांमार बर्मा, अभी म्यांमार बोलते हैं उसको। एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। आपको पता चला? तो इसको असिस्टेंट, पहले मेकअप डिपार्टमेंट का हेड बंगाली था, उसके बाद में उसकी जगह पे एक महाराष्ट्रीय आया। तो उसने देखो कितने सारे लोगों को, एक धारवाड़ कन्नाडिगा लेके आ गया, आंध्रा लेके आ गया, मद्रास इंडियन क्रिश्चियन लेके आ गया, एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल। और इसकी वजह से आपको क्या लगता है वहां पे क्या हो गया? एक नेशनल इंटीग्रेशन, जो हमारे आखिरी के जो दो वर्ड है उसको हम इधर ही देख लेते हैं ताकि हमें बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। नेशनल इंटीग्रेशन इज द फीलिंग ऑफ यूनिटी। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब क्या? यूनिटी की एक ऐसी फीलिंग एंड वननेस अमंग सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री डिस्पाइट दैट डिफरेंसेस इन कास्ट। उनका कास्ट का जो अभी देखिए अलग अलग आपने कास्ट के लोग देखे, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। इट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट दैट प्रमोट्स नेशनल यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी। अखंडता, राष्ट्रीय अखंडता और सॉलिडेरिटी को फील ऐसे। देन एक वर्ड आएगा पोशंस एंड लोशंस, आर प्रोडक्ट्स दैट कैन इंक्लूड फ्रेग्रेंसेस, essential oils and other ingredients to care for the skin. They can be used for the body, hair and more. ये आपके पास पीडीएफ है, आप अपने हिसाब से, जो अपने ट्यूशन के बच्चे वो कभी भी यूज कर सकते हैं। हम इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, यहां तक तो हमारा क्लियर ही क्लियर है, ठीक है। और ये सब क्या दिखा रहा है? All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. देखो AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन मतलब टीवी। तो इन लोगों ने भी दूरदर्शन ने मतलब टीवी पे चैनल है ना दूरदर्शन, तो पहले के जमाने में तो ऐसे अलग अलग चैनल्स नहीं हुआ करती थी, अभी तो कैसे थाउजेंड चैनल है। पहले अगर हमें टीवी में कुछ देखना था तो दूरदर्शन आता था। तो दूरदर्शन पे ये जो राष्ट्रीय एकता के प्रोग्राम्स चलते थे, क्या चलते थे? नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम चलते थे, योग्य। और एयर मतलब ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर भी जो सुनाई देता था देशभक्ति के गीत और राष्ट्रीय एकता के सॉन्ग्स, राष्ट्रीय एकता के बारे में प्रोग्राम्स चलते थे। लेकिन ये हमें ये बताना चाहते हैं कि ये जो स्टूडियो था जेमिनी स्टूडियो के ऊपर नेशनल इंटीग्रेशन, एआईआर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के ऊपर नेशनल इंटीग्रेशन के प्रोग्राम शुरू होते, उससे पहले जेमिनी स्टूडियो में नेशनल इंटीग्रेशन था ही था, राष्ट्रीय एकता थी ऐसा बोलना चाहते हैं। ये येलो वाला जो मैंने हाईलाइट किया है, ऑल दिस शोज दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी लॉन्ग बिफोर एआईआर, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, जब ये नेशनल इंटीग्रेटेशन के प्रोग्राम, इंटीग्रेशन मुझे बोलना आता है, चलाया, उससे पहले ही जेमिनी स्टूडियो में नेशनल इंटीग्रेशन बहुत था, बहुत पहले ही। नाउ देखो बहुत मस्त लिखा है, दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, टॉन्ट मार रहा है, could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे कुल मिला के ये बोलना चाहते हैं, सीधी बात मैं बताऊं, ये जो इतने सारे लोग थे नेशनल इंटीग्रेटेड, जो कोई धारवाड़ कन्नाडिगा है, कोई आंध्रा से है, कोई मद्रास इंडियन क्रिश्चियन है, कोई एंग्लो बर्मीज है, ये गैंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन है। ये कोई किसी भी मेरे जैसा क्यूट बॉय को भी मतलब ऐसे मॉन्स्टर जैसा बना देता। क्या बना देता? अब देखो, अब मेरे मुंह पे भी ऐसे मस्त क्यूट सा फेस है, उसके ऊपर मेकअप के लाल लाल कलर के थपेड़े थपेड़े लगा रहे हैं, तो मैं क्या लगूंगा? मॉन्स्टर लगूंगा। क्या लगूंगा? हाइडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर। हाइडियस का मतलब आपके डाइजेस्ट में ये एक हाइडियस मतलब एक एडजेक्टिव हो गया, उसका मतलब है टेरिफाइंग, जो मैंने नहीं लिखा है मेरी बुक में,
मेरी पीडीएफ में। टेरिफाइंग, हाइडियस मतलब क्या, मतलब डरावना, हॉरिड, टेरिफाइंग कॉमा हॉरिड भी लिख सकते हो, दो मीनिंग होते हैं उनके। और क्रिम्सन ह्यूड मतलब रेड कलर्ड, क्रिम्सन ह्यूड मतलब रेड कलर, लाल कलर वाला मॉन्स्टर। आप समझिए यहां पे क्या हो रहा है, क्या लगेगा, वापस पढ़ते हैं। और ये कैसे मतलब ऐसे मॉन्स्टर बन जाएगा, क्योंकि ट्रक लोड्स ऑफ आ रहा है ना वो, बराबर है। वापस पढ़ते हैं। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, गैंग थी ना पूरी, कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, कोई भी जो व्यवस्थित लग रहा है, इनटू अ हाइडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर। कैसे बनाते थे, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। मेरे हिसाब से मैंने ये पर्टिकुलर 2-3 लाइन भी अच्छे से बताई आपको। दोस वेर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, जो वक्त था वो मेनली उस टाइम पे इंडोर शूटिंग होता था, आउटडोर शूटिंग बहुत कम होता था। तो आउटडोर शूटिंग में क्या, लाइट अच्छे से पड़ती है, फेस अच्छा लगता है। अब उस जमाने में शायद जो इंडोर शूटिंग होती थी, वहां पे लाइट की वजह से और जो कैमरा पड़ रहा है, कैमरे की क्वालिटी आप पता है, आप कभी कभी अंधेरे में आप फोटो पाड़ते तो कैसा आता है, तो उस हिसाब से उनको मेकअप करते थे तो ही अच्छे लगते थे। वैसे इन रियलिटी उनका फेस मेकअप के साथ गंदा लगता था, लेकिन उनको अच्छा दिखने के लिए, कैमरे के सामने अच्छा दिखने के लिए इंडोर शूटिंग के अंदर, तो फिर उनको मेकअप करना जरूरी बन जाता था। आप समझ रहे हो, ये वापस ये बोलना चाहते हैं, दोस वेर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, उस जमाने में मेनली क्या होता था, इंडोर शूटिंग होता था। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शूट आउटडोर्स, जितने भी पिक्चर होती है अपनी आउटडोर्स, मतलब ऐसे नेचुरल सीनरी दिख रही है, आउटडोर्स में बहुत कम पिक्चर शूटिंग होते थे, वो भी 5%। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। वही तो लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, अगेन मैं रिपीट करता हूं, दोस वेर द डेज, वो जमाने के दिन थे, ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग, जहां पे इंडोर शूटिंग हुआ करता था। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट आउटडोर्स, बाहर कितने, सिर्फ 5%। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स, जो सेट जिस हिसाब का होता था और स्टूडियो लाइट्स भी ऐसी होती थी, नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। मूवी में जो प्रेजेंटेबल, अच्छे लगने के लिए उनको पहले तो गंदा बनाना जरूरी हो जाता था। अस्ट्रिक हायरची पता है ना, हायरची मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद। तो यहां पे भी मेकअप में भी जबरा जबरा था। जैसे कोई चीफ मेकअप मैन है, वो चीफ एक्टर को, मेन एक्टर को और एक्ट्रेस को, ये वाला लाइन पढ़ा रहा हूं मैं, हायरची मेंटेन होती थी, मैं फिर से पढ़ा लूंगा। चीफ मेकअप मैन क्या करता था, चीफ एक्टर को, वो दिख रहा है ना लाइन, एन एक्ट्रेस, इसको पहले तो गंदा बनाता था, क्या करता था, गंदा, टॉन्ट मार रहा है। फिर उसके सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट थे, सेकेंड हीरो और हीरोइन को गंदा बनाता था, जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन को गंदा बनाता था, एंड सो फोर्थ। नीचे धीरे धीरे हम वापस पढ़ते हैं, ये वाला स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज मेंटेन इन द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट में एकदम स्ट्रिक्ट हायरार्की मेंटेन होती थी। द चीफ मेकअप मैन जो हुआ करता था, चीफ मेकअप मैन हुआ करता था, वो चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेस को गंदी बनाता था, उसके सीनियर असिस्टेंट सेकंड हीरो, सेकंड हीरोइन को गंदा बनाता था, जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन को गंदा बनाता था, एंड सो फोर्थ। आगे समझ जाओ आप। फिर द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, क्राउड में नहीं लोग होते थे, जैसे आप महाभारत देखते हो तो बहुत सारा क्राउड भी होता था, तो वहां पे क्या होता था, ऑफिस बॉय उनको ध्यान रखता था। और ऑफिस बॉय जहां पे ऐसे सीन होते थे वहां पे पब्लिक ज्यादा है, उस टाइम पे वो क्या करता था, एक पेंट का एक पूरा का पूरा ये जायंट वेसल, नीचे लाइन है, तीसरी लाइन देख लो आप, जायंट वेसल, तीसरी वाली लाइन, बराबर है। तो ये जो जायंट वेसल है, बराबर है, उसके अंदर वो अपना पेंट मिक्स करके सबको ऐसे स्लैप करता था, ऐसे मेकअप लिया, मेकअप लिया, स्लैप। तो इसका मेन टारगेट ऐसा हुआ करता था कि आपके मुंह के ऊपर कोई गड्ढा है तो उसको वो लोग ऐसे पूर देते थे, क्या कर देते थे, पूर देते थे। फिर से, द प्लेयर्स हु प्लेड क्राउड, द प्लेयर्स हु प्लेड क्राउड वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। इनको मेकअप कौन करता था, ऑफिस बॉय। पैराग्राफ में बहुत गंदा वाला इन लोग, ये भाई साहब ने जो भी अशोका मित्रण है, गंदा वाला टॉन्ट मारा है,
सार्काज्म। उस जमाने में इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। सार्काज्म, भाई मेकअप डिपार्टमेंट का भी ऐसे ऑफिस बॉय हुआ करता था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, जब क्राउड शूटिंग हो रही है, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जायंट वेसल एंड स्लेपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। ऐसे आप समझ गए ना क्या बोलना चाहते हैं। और ये इसका आइडिया क्या था? द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर, अगर फेस के ऊपर कोई काना है, ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय, वो एग्जैक्टली बॉय नहीं हुआ करता था जिसको ऑफिस बॉय बोला, वो एक्चुअली ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वो एटलीस्ट अपने अर्ली 40s में हुआ करता था। वो क्यों आया था वहां पे स्टूडियो में? हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स अगो इन द होप, क्यों आया था वो स्टूडियो में? इसलिए आया था, उसको एक्टर बनना था। इन द होप ऑफ बिकमिंग अ एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर, या तो अव्वल दर्जे का स्क्रीन राइटर हो जाए, या तो डायरेक्टर बन जाए, या तो लिरिक्स राइटर, वो पोएट्स पोएम लिखने ना। ही वॉज अ बीट ऑफ अ पोएट, और वो खुद एक प्रकार का पोएट हुआ करता था। आपके 2 पैराग्राफ खत्म हो गए, लेकिन जैसे मैंने आपको पहला वाला पढ़ाया था ना, वैसे ही मैं आपको इसको भी रिवाइज कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं बेटा? इसको भी रिवाइज कर लेता हूं। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सलून। मेकअप रूम कैसा? हेयर कटिंग सलून जैसा लगता था। विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स, लाइट्स हर एक एंगल्स पे होती थी। अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, हाफ आधे, ठीक है। दे वेर ऑल incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup। जिनका मेकअप होने वाला था, उनका उनकी हालत के बारे में जस्ट सोचो। The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for the studio and left, जो इतना बड़ा हो गया कि उसको स्टूडियो छोड़ना पड़ा। He was succeeded by a Maharashtrian, उसके बाद में कौन आया? महाराष्ट्रियन। Who was assisted by a धरवार कन्नडिगा, एक आंध्र का था, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन था, एक एंग्लो बर्मीज था, एंड द यूजुअल लोकल तमिल। ये सब क्या दिखाता है? All this shows that there was a great deal of national integrity long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration। जब इन लोगों ने दिखाना शुरू किया भारतीय का एकता का प्रोग्राम, उससे बहुत सालों पहले इन लोगों ने दिखा दिया था, ठीक है। और क्या चीज है? कहां गए हम? दिस गैंग ऑफ, क्या बात है, ये जो नेशनली इंटीग्रेटेड गैंग है ऑफ अ मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, एकदम व्यवस्थित इंसान को क्या बना देंगे ये लोग? डिसेंट लुकिंग पर्सन को इनटू हाइडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। दोस वेर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग एंड ओनली 5%, कितने? सिर्फ 5% of the films was shot outdoors। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie। A strict hierarchy was maintained in the makeup department। The chief makeup man made the chief actors and the actresses ugly, his senior assistant the second heroine ugly, the junior assistant, ugly word मैं बोला, the main comedian and so forth। The players who played the crowd were the responsibility of the office boy। Even the makeup department of the Gemini studio had an office boy। Taunt मार रहा है। On the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint, किसके अंदर? giant vessel के अंदर मिक्स करता, and slapping it on the crowd players। This idea, ये क्यों किया जाता था? The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup। He wasn't exactly a boy, he was in his early 40s। क्यों आया था स्टूडियो में? Having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter, director or a lyrics writer। He was a bit of a poet। This is Sigma Institute of Excellence, and Nikhil Solanki।